नमस्कार। लिटकेन 2020 चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप जानते हैं कि हम देश-विदेश के हिंदी से भी जितने भी लोग हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनसे हम बातचीत करके आप तक पहुँचाते हैं और विदेशों में क्या स्थिति है, ये आप समय-समय पर हमारी सीरीज़ जो है, विदेशों में भारत और भारतीयता, हिंदी भाषा, इसके तहत आप सुनते रहें। साथ ही साथ हम देश में जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, उन हिंदी सेवियों से भी हम समय-समय पर आपकी बातचीत करवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं और आप भी इसमें कार्यक्रम में जुड़ते भी हैं और साथ ही साथ सुनते भी हैं। आज जिस शख्सियत को हम आपके समक्ष रूबरू करवा रहे हैं, वो मैसूर से हैं, से मूल रूप से हिंदी की लेखिका हैं, लेकिन कन्नड़ में भी बराबर लिखती हैं। एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, साथ ही जब उन्होंने बीए ऑनर्स में किया, एमए में समाजशास्त्र विषय रहा, एमए में हिंदी रहा, एमफिल किया, पीएचडी की और राष्ट्रभाषा प्रवीण है एक वहाँ पर हैं। महारानी विज्ञान कॉलेज मैसूर कर्नाटका में आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत हैं। कवयित्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखिका हैं और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेटर भी हैं, जो कि जिस क्रिकेट को आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अमेरिका जैसा देश जो टेनिस खेलता है, वो भी क्रिकेट की तरफ काफ़ी ब बढ़ रहा है। प्रकाशित कृतियों की यदि हम बात करें तो राजेंद्र अवस्थी के उपन्यासों पर आंचलिकता का प्रभाव जो है वो इस पर इन्होंने शोध प्रबंधन किया है। काव्य लहरी समाज और महिला खिलाड़ी क्योंकि क्रिकेटर हैं इसलिए खिलाड़ियों पे भी इन्होंने किया है। साझा संग्रह 18 प्रकाशित हुए हैं और इसके साथ ही साथ यदि हम और भी इनके देखें, साझा गद्य संग्रह भी इनके प्रकाशित हुए हैं। ई बुक 45 इस काव्य इनके हैं, लघु कथाएँ 4 हैं, धन ज्ञान और विश्वास, मन, संयम और अवसर, देख लिए कई बसंत, अब जीना सीख रहे हैं और कलयुग की संतान। इसी तरह से इनके बहुत सारे आलेख, महिला शोषण, संजीदगी, धर्म, कानून और बहुत सारे जो विषय हैं जीवन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, उनमें इनका दखल रहा है, हमेशा काम करती रही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की इसमें इनकी युग शिक्षक की भूमिका, इस तरह के इनके बहुत सारे काम रहे। लोक गीत, लोक गायन विलुप्त होती हुई कई ये कलईगिरी क्योंकि कलईगिरी भी एक अपने आप में बर्तनों में जो की जाती थी कलई की वो अब आजकल सब लोग भूल चुके हैं स्टील के बर्तन जब से आए हैं। अब आपकी उत्सुकता ये हो रही है हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका नाम अभी तक हमने नहीं बताया है, परिचय हमने नहीं बताया है। जी हाँ, ये हमने आपको सिर्फ ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि ऐसी शख्सियत कौन है। जी हाँ, इनका नाम है बी निर्मला और ये जानी-मानी कवयित्री, जानी-मानी लेखिका के साथ-साथ हमने जैसा कहा क्रिकेटर हैं, तो चलिए हम सीधे इनसे रूबरू करते हैं। निर्मला जी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और संदीप अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पटना से हमारे साथ सोनू कुमार मिश्रा जो पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आज की इस बातचीत में जो हिस्सा लेंगे डॉक्टर संदीप अवस्थी अजमेर से हैं और साथ ही साथ निर्मला जी से मैं भी कुछ सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। तो एक मिली-जुली जो एक बातचीत होगी हमारी और बीच में यदि सोनू कुमार मिश्रा चाहेंगे तो वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं निर्मला जी से क्योंकि निर्मला जी का एक परिचय मैं और देना चाहूंगा कि इनका जन्म कर्नाटक में हुआ है लेकिन पालन-पोषण और शिक्षा की बात करें तो वो जयपुर से इनका बहुत बड़ा ताल्लुक है और क्योंकि हम मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि जयपुर में पली-बढ़ी एक जो लड़की उस समय थी आज देश की जानी-मानी साहित्यकार हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात और हमारी बड़ी बहन है निर्मला जी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शुक्रिया सर। कैसा लगता है जब आप जहाँ बड़ी हुई हैं, पली हैं, उसी भूमि से कोई व्यक्ति आपको कहे कि हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी अपनी उसी जो बचपन की भूमि से? बचपन और जो प्राथमिक शिक्षा और जिस भूमि ने आपको बनाया है, व्यक्तित्व का रूप धारण करने में मदद की है, उसको कौन भूल सकता है? हमारा पालन-पोषण होता है और हमारी है। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा होती है, जी। तो उस भूमि को मैं भूल नहीं सकती। कर्नाटक में 40 साल, जयपुर में केवल 20 साल रही, लेकिन ये 20 साल यही मेरे ज़िंदगी के सबसे मायने वाले हैं।
इसी से मेरी जय ज़िंदगी बनी। आज जो डॉक्टर बी निर्मला है, वो जयपुर की बदौलत है। अगर मेरी यहाँ शिक्षा नहीं होती तो शायद मैं आज नहीं होती। तो जी जन्मभूमि से अधिक मनुष्य का जो व्यक्तित्व निर्माण है, वो उस भूमि में होता है जहाँ पर वो रहती है, जहाँ उसका पालन-पोषण होता है, जहाँ उसकी प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा होती है, वही उसका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो मैं जयपुर को जन्म भर नहीं भूल सकती। हर मैं 40 साल हो गए, मैं 5 बार आ चुकी हूँ जयपुर। एनएसएस ऑफिसर के रूप में 2 बार बच्चों को लेके आई, उनको बताया मैं यहाँ महारानीस कॉलेज में पढ़ती थी। एक जगह ज़माने में मैं क्रिकेट प्लेयर थी, हर जगह खूब नाम कमाया, जहाँ भी पैर रखती फूल बरसते थे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, हर जगह छा गई थी। उस ज़माने में सब लोग बोलते थे, ये दक्षिण भारत की एक लड़की ही काफ़ी है यहाँ पर, इतनी मेहनती। तो ये जो आज जो मेरा व्यक्तित्व है वो जयपुर की बदौलत है। तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। एक और जन्म मिला तो मैं जयपुर में पैदा होना चाहूँगी। वाह! क्या बात है। मैं मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संघ, इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन इला, जिसका मैं भारतीय चैप्टर का चेयरमैन हूँ, उसके तहत योगेश जी और हम माध्यम बनते हैं इस काम का कि साहित्य हिंदी हिंदी तल प्रदेशों में लोकप्रिय हो और युवा पीढ़ी को खासकर साहित्य के संस्कार मिले। साहित्य बोझिल नहीं है, साहित्य रूह नहीं है, साहित्य गूढ़ नहीं है, साहित्य सहज है, सरल है और रोचक है। साथ ही साहित्य हमें वर्तमान समय की तकनीकी युग में भी पॉजिटिविटी देता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है और हमें समस्याओं से बचने का नहीं, जूझने का, उनसे पार पाने का रास्ता दिखाता है। अभी अभी बिल्कुल। मेरे साथ जुड़ी है वनस्थली विद्यापीठ की संस्कृत की हाँ, प्रोफेसर हाँ। सुनीता जैन जी भी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आपका अब मैं हार्दिक अभिनंदन। निम्ला दीदी से सवाल पूछना चाहूंगा। निम्ला जी, मेरा प्रश्न ये है कि साहित्य के संस्कार बचपन में आप में किस तरह से पड़े? अ, क्या कहूँ मैं आप अगर मैं याद करूँ तो बचपन से ही मैं पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। और बच में जब हमें निबंध का मुझे याद है, जब हमारे कॉलेज के प्रेम शांति पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है, हम लोग एक बार शिमला टूर गए थे। तो शिमला टूर 7 दिन का था और जाके जब हम आए उस समय उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी थे दिल्ली में, उनसे भी हुँ। मुलाकात। तो वहाँ से आने के बाद हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि जो हम ये जो प्रवास किया है इसके ऊपर एक निबंध लिखे। तो उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। तो मैं लिखने में और हैंड राइटिंग इंग्लिश हो चाहे हिंदी में उसमें फर्स्ट आती थी। और लिखना इतना कि अगर मुझे एक शब्द दे दे तो मैं उसका 10 पेज लिखती थी। तो सब लोग बोलते थे तो लिखने में एक्सपर्ट है। तो जो हमको प्रवास के ऊपर जो निबंध लिखने के लिए दिया तो उस समय 64 पेज की एक कॉपी आती थी। और मैंने 15 प्रवास के ऊपर और एक और 15 अगस्त इन दोनों के ऊपर दिया था। तो मैंने 64 पेज की कॉपी भर दी उस निबंध पे। बहुत तो बढ़िया। हमारे प्रिंसिपल ने जाके में बुला के कहा, देखो ये हमारे स्कूल की पहली लड़की है जो उसने एक निबंध 64 पेज में लिखा। तो बहुत उस बढ़िया। तब मुझे हिंदी में लिखने की आदत हो गई। और 2-2 लाइन की जो शायरी है, कविता है, वो बचपन से लिखती थी। डायरी लिखने का शौक है। मेरे पापा कहते थे हमेशा डायरी लिखो, अच्छा काम हो बुरा काम हो लिखा करो। और उसको आज क्या-क्या काम किया, अच्छे बुरे जो भी, बहुत और बढ़िया। उसको रात को बैठ के सोचो कि 24 घंटे में तुमने क्या काम किया। तो वो आदत थी। तो उस समय राजस्थान पत्रिका में ये महात्मा गांधी के ऊपर छोटा-छोटा उनकी जीवनी आती थी। उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो उपदेश है वो उसको भी कोट करते थे। हर रोज़ प्रिय महात्मा बच्चन, गांधी जी प्रिय के बच्चन। बड़े-बड़े लोगों के जो भाषण है उसको 2-2 लाइन में तो लिखते मैं थे और कविता। महात्मा गांधी जी से मैं जोड़ना चाहूंगा, आपके ऊपर किन किन फ्रीडम फाइटर्स का, स्वतंत्रता सेनानियों का विचारों का प्रभाव पड़ा, ये बताएंगे अ हमारी युवा पीढ़ी को? मुझ पर रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, सुभाष चंद्र बोस जी का, महात्मा गांधी जी का, और जितने भी ये महिला जो थे हमारे कर्नाटक के भी जो है, उनके रानी ओबव्वा, ये अक्का महादेवी, और ये बसवर्ण कमान। शरण साहित्य के जो बसवण्णा है, ये सब हमारे घर में पढ़ा करते, पापा मम्मी पढ़ते थे। उन सब का जो है आदर्श, और उसके अलावा
भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है रामचरितमानस और महाभारत, इसका बहुत मेरे ऊपर असर पड़ा, क्योंकि पापा जी बहुत जो बढ़िया। है ला के रखते थे, पढ़ने का बहुत शौक था उनको। आपसे एक तो सवाल में, जब आपने जिक्र किया है रामचरितमानस गान और महाभारत का, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, भारतीय समाज में एक मिथ पनपा दिया गया है या पनप गया है कि महाभारत हाँ, कम से कम पढ़ें या कम से कम अपने घरों में रखें, जबकि रामचरितमानस आप पढ़ें, रामायण आप घरों में हाँ, पढ़ें। जबकि हाँ, मेरी मान्यता है कि महाभारत तो ज्ञान का विश्वकोश है, उससे कैसे हाँ जी। वंचित कोई व्यक्ति कर सकता है, या कैसे किसी व्यक्ति को हम वंचित कर सकते हैं, लेकिन ये एक जो अवधारणा हाँ। गलत पड़ गई है परंपरा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, दोनों को पढ़ना चाहिए सर, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। रामचरितमानस हमें आदर्श जीवन दिखाता है, लेकिन महाभारत असली जीवन को दिखाता है। तो दोनों ही पढ़ना जरूरी है, और दोनों के बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अधूरा है। जो एक पढ़ेगा वो भी अधूरा है, एक जो महाभारत पढ़ेगा और रामचरित छोड़ देगा तो वो भी अधूरा है उसका जीवन, और अगर उसको पढ़ेगा इसको छोड़ेगा तो भी अधूरा है। दोनों ही जरूरी है। जी, एक आदर्श जीवन का परिचय रामचरितमानस सिखाता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, और महाभारत सिखाता है कि जीवन कैसा चल है। रहा है, क्या क्या चल रहा है हमारे जीवन में, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें होती है उसका सामना करना पड़ता है। और गीता जी, सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो तीनों ही बहुत जरूरी है, तीनों जी। का हमारे जीवन बहुत महत्व है, इसके बिना तो। श्रीमद् भगवत गीता तो हमें कर्म का उपदेश देती ही है, हाँ जी, हाँ, सिखाती है। वो सिखाती है जी, कि हमें कैसे जीना चाहिए। हाँ, मेरा एक तीनों प्रश्न ही। आपसे रहेगा भावी हाँ पीढ़ी जी, के लिए कि आप सब देखते ही हैं कि हाँ जी, तकनीकी युग है और तकनीकी लगभग विस्फोट हो गया है। हाँ जी, कोरोना काल ने ठीक है कि हमें एकदम से उस बीमारी ने, आपदा ने एकजुट कर दिया और हम तकनीक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गए आगे। हाँ जी, लेकिन मेरा खुद का निजी तौर पे मानना है, तकनीक कितनी ही आ जाए पर पुस्तकों की, किताबों की, पत्रिकाओं की और विचारों की जगह कभी नहीं ले सकती। बिल्कुल नहीं। पुस्तकें, पत्रिकाएं, किताबें आज भी लोकप्रिय हैं, कल भी लोकप्रिय थी, और जब तक धरती रहेगी किताबों की, पत्रिकाओं की लोकप्रियता रहेगी। प्रश्न मेरा ये है निर्मला जी आपसे कि आप चूंकि बेंगलोर भी जाती रहती हैं, जयपुर भी है, पूरे देश विदेश में भ्रमण करती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ युवा पीढ़ी के संपर्क में आप रही हैं, आती हैं, उसका किताबों के प्रति, पत्रिकाओं के प्रति रुझान कैसा है? बहुत दुख होता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है, इतने हम 21वीं सदी में आके चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे जा रही है। वो जितना उनको फायदा उठाना चाहिए हमारे साहित्य, संस्कृति और पुस्तकों से, वो नहीं उठा रही है। वो मोबाइल की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में खोकर अपना ही अस्तित्व खो रही है। छोटे हम वो आजकल के बच्चे बोलते हैं, आप लोगों ने किया है क्या, आप लोग 60 साल में जो लेते हैं हम 20 साल में ले लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो जड़ है, जो हमारी संस्कृति की जड़ है, वो हमारे माता पिता है, हमारी किताबें हैं, हमारा परिवार है। उससे दूर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। परिवार से कटकर, जड़ से कटकर कोई भी पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जो युवा ये पीढ़ी बात है जो तकनीक की तरफ भाग रही है, भौतिकता की तरफ भाग रही है, ये विनाश का कारण है। ये बस क्षण भंगुर आकर्षण है जिसके पीछे ये लोग भाग रहे हैं। ना ये कि एक कड़वा यथार्थ है। किताब किताब जो है, बिना किताब के हम नहीं रह सकते। मैं तो रह ही नहीं सकती, मैं बिना किताब पढ़े खाना भी नहीं खा सकती, चाय भी नहीं पी सकती, सो भी नहीं सकती। जब मैं छोटी थी 7वीं क्लास में, तभी मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और वृंदावन लाल वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब की किताबें मेरे पापा लाके लाके देते थे। और हम ट्रेन में जब हमको वहां से जयपुर से बैंगलोर आते थे तो 6 दिन लगता था, तो 6 दिन हम ट्रेन में पढ़ लेते थे किताब। तो इस तरह से छोटी सी उम्र में मैंने साहित्य की सारी किताबें पढ़ी। चरित्र नहीं, इतनी अच्छी किताब थी वो शरद चंद्र जी की। तो मेरे पास 2,500 किताबें हैं आज भी मेरे घर में, हिंदी, कन्नड़ वाह। और बहुत इंग्लिश बढ़िया। की। तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई भी नहीं मिले ना, तो मैं किताब के सहारे में 100 साल जी सकती हूँ। बिल्कुल इतना सही बात। किताबों, बहुत बड़ी बात है ये। एक आ, किताब काफी है हमें जिंदगी देने के लिए। अगर आप एक बच्चे को मोबाइल दे दीजिए और एक बच्चे को किताब दे दीजिए, तो आगे जिंदा रहेगा ये किताब पढ़ने वाला, मोबाइल वाला नहीं जिंदा रहेगा। ये तो बहुत अपने आप में कड़वी बहुत बड़ी बात। सच्चाई है ये, और ये हम मानते भी हैं कि तकनीक कुछ ना मैं कुछ कीमत वसूलती भी है, लेकिन साथ ही साथ अभी मैं देख रहा था कि हाँ, इंटरनेट पे जो युवा पीढ़ी ज्यादातर समय बिताती थी या है,
वो हाँ, उसको आप छोड़ करके कई बार, जैसे हम कहते हैं ना फ़ोन फ़ास्ट, हम व्रत उपवास रखते हैं, ऐसे ही हुँ, कई लोग लगभग मान लीजिए 10% ही सही पर हैं हमारे बीच में, हाँ, जो कुछ घंटों के लिए फ़ोन से, कंप्यूटर से दूर रहते हैं, हाँ जी, इंटरनेट हाँ, से दूर रहते हैं और उस ज़रूर, समय में वो प्रकृति के हाँ, बगीचों में, नदियों में, नहरों में, तालाबों में या भ्रमण करने चले जाते चले हैं और जाते हैं। ये नहीं एक सर अभी सकारात्मक संकेत है भारत के लिए भी और हम सब के लिए। मैं अच्छा निर्मला जी के अनुभवों हुँ। से सहमत हूँ और उनसे पूछना चाहूँगा कि हुँ, उनकी तो कोरोना के टाइम पे जब मुझे ऑनलाइन में कहीं से किसी पतन ने जोड़ा, तो पहली बार डर-डर के मुझे मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, लेकिन मैंने चलाना सीखा, उसके बाद मैं 50-60 समूह में आ गई और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई और आज आपके सामने हूँ। कोई स्तर ऐसा तो विषय जिस पर आपकी लिखने की इच्छा हो? हाँ, नहीं मैं सर अभी मेरी आत्मकथा लिखने के लिए मुझे बहुत लोग अच्छा, वो हुँ। कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी 25 साल हुए मुझे वहाँ जाके मैसूर में अपने ही जगह पे, वहाँ मारेंस कॉलेज में मैंने 25 साल पढ़ा है, 25 साल में 22 लड़कियों को लगातार गोल्ड मेडल देने वाली मैं अकेली जी हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर हूँ। आपने ये मैं अभी इस बात का ज़िक्र करना भूल गया कि हाँ, आपके कार्यकाल में महारानी विज्ञान कॉलेज के 24 वर्ष के अध्यापन कार्य में 22 वर्ष में 22 स्वर्ण पदक आपके विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं हाँ और जी, हाँ, वो राष्ट्रीय सेवा मेरा योजना रिकॉर्ड में आप 15 वर्षों से सक्रिय हैं। आपने हाँ, अभी ज़िक्र किया था परिवार का, कि हाँ, परिवार से भी ज परिवार संस्था जो है भारत और विदेशों में क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप ख्याति नाम है, ख्याति आपको मिली हुई है। हम जानना हुँ। चाहते हैं कि अभी जो आज की युवा पीढ़ी है वो परिवार संस्था को लेकर कितनी जागरूक है, कितनी सजग है? आज की युवा पीढ़ी यही गलत करेंस से गई, यही गलत रास्ते पे जा रही है कि वो अपने अपने परिवार को छोड़ के अलग जा रही है, जो विनाश का कारण है। हमारे देश में जो है संयुक्त प्रथा के कारण ही आज हमारी भारतीय संस्कृति बची थी। जब से एकल परिवार शुरू हुआ अच्छा है, हर एक को अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए, अपने आज़ाद विचारों को रखना चाहिए, लेकिन परिवार से अलग नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे जो है आप कितने भी आगे चले जाएँ, कितने भी बड़े स्टार हो जाए, कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए, आविष्कारक हो जाए, चाँद पे पहुँच जाए, लेकिन कैसे आप माँ-बाप को भूल सकते हैं? कैसे उस भूमि को भूल सकते हैं, जिसने जिस देश से जन्म दिया? कैसे उस माँ को भूल सकते हैं, जिसने हमें जन्म दिया? कैसे आप उस पिता को भूल सकते हैं, जिन्होंने आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाया? तो जो ये जी। आजकल जो युवा पीढ़ी जो कर रही है पास से कटकर ज़िंदा रहना, वो उनकी एक तो आयु भी कम हो जाएगी और उनको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, जी, क्योंकि मैं समझता हूँ और हुँ, मेरा इसमें आपसे एक जिज्ञासा थी कि हाँ, मैंने भी योगेश जी ने भी हम महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात है, एमपी, यूपी हम जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में जहाँ से आप आई हैं और जहाँ आप हाँ, रहती भी हैं, वहाँ हाँ। का साहित्यिक परिदृश्य, साहित्यिक माहौल कैसा है? वहाँ साहित्य बहुत परिष्कृत है सर, बहुत ही समृद्ध है, बहुत बहुत समझ समृद्ध है वहाँ पे। कन्नड़ साहित्य में बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हैं और सारे साहित्यिक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन सब होते रहते हैं, जैसे उत्तर भारत में होते हैं, ऐसे वहाँ भी होते हैं अच्छा, और अच्छा। हाँ जी, आपने हाँ। नेत्रदान को लेकर काफ़ी प्रोत्साहित किया है। इसी के साथ में रक्तदान शिविर भी आपने लगवाए, रक्तदान भी आप करवाती रही हैं। ये हाँ, नेत्रदान और कितना ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि अंगदान और नेत्रदान की यदि हम बात करते हैं तो? हाँ जी, हाँ। जी सर, जब मुझे पता नहीं मेरे पापा जो थे वो कर्नाटक के पहले एजुकेटेड पर्सन थे, शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने बीएससी ऑनर्स टॉप किया था और उनको उस ज़माने में 70 साल पहले इंग्लैंड में नौकरी मिली थी और एक यूपीएससी से उन्होंने राजस्थान एग्ज़ाम परीक्षा पास की थी। तो उनके जिस माहौल से वो आए हैं, वो अगर याद करूँ तो हम लोग राजवंश से आए हैं हम लोग। तो जी। 18 गाँव के सरपंच थे मेरे नाना जी, घोड़े में आते थे, उनके पास एक बंदूक थी, राइफ़ल थी और 3000 गाँव के मुखिया थे, उनके हम पोते हैं, मैं पहली पोती हूँ। और बचपन से ही मैं समाज सेवा मेरी नानी समाज सेवा करती थी, तो मैं उसी में वो हार्ट पेशेंट थी 6 फुट की और वो हमारे घर में रोज़ कम से कम 75 से 100 लोग आते थे और उनको खाना खिलाए बगैर हम नहीं भेजते थे। बड़े-बड़े संत, साधु ये सब हमारे घर आते थे और उन सबको हम खाना खिलाना कि जी, जब आप अंगदान और नेत्रदान और ये सब क्या ओके, ज़रूरी है। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। वो जी। सवाल था। सर तो मेरे पापा ने छोटी उम्र में बता दिया था कि बेटा जीवन में कोई किसी का नहीं होता होता सिर्फ़ माँ-बाप
होते हैं और बाकी सब अपने-अपने रास्ते चले आते हैं। ये जी शरीर हमारा नश्वर है, हम कुछ नहीं लेके जा सकते, जो भी लाएँ छोड़ के चले जाएँगे। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे मीठा बोलो और अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म कर बोलते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अच्छे कर्म क्या है? तो अच्छे कर्म वो है जिससे 4 लोगों का भला हो। तो मैं जब महारानी कॉलेज में प्रोफ़ेसर बनी तो मैं एनएसएस ऑफ़िसर बनी, राष्ट्रीय सेवा अधिकारी। तब मैंने कहा देखा कि लोग जो है दूसरे जो एनएसएस ऑफ़िसर है, वो लोग जो है बच्चों को पूरा कचरा उठाने के लिए या गंदगी साफ़ करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो मैंने जाके वो एनएसएस ऑफ़िसर का जो कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया। मैंने वहाँ जाके रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, वृक्षारोपण, एड्स सारे जितने भी स्वास्थ्य संबंधी है, उसके शिविर लगाना, उसके लिए रैली निकालना, ये सब करवाया और सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे नए-नए कॉन्सेप्ट लगाए और सबसे पहले नेत्रदान के लिए जब मैं वीसी के कमरे में बैठ के जब मैं वहाँ पर पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा सर ये नेत्रदान का क्यों नहीं हम स्टार्ट कर सकते? तो सारे लोग हँसने लग गए। तब मैंने चैलेंज दिया कि मैं इसी क्षेत्र में करके दिखाऊँगी और आज मैंने 3600 से लोगों से ज़्यादा बच्चों का, लोगों का, पब्लिक का, टीचर्स का, सबका नेत्रदान के लिए उनका पंजीयन करवाया और सबसे पहले मैंने ही अपने जन्मदिन पे 1997 में कराया। इस वाह! क्षेत्र क्या में बात है। इतना ज आपने आपने क्रिकेट का ज़िक्र किया है, आपने क्योंकि हमने ये ज़िक्र किया था कि आप क्रिकेट खेलती रही हैं। हाँ आप जी, हाँ। सचिन तेंदुलकर या लेडी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाई हैं, लेकिन आज की जो लड़कियाँ भारत का नाम रोशन कर रही हैं, यहाँ तक हाँ कि जी, टी20 हाँ, वर्ल्ड कप की बात करें या वनडे की बात करें विमेन्स कप में, हाँ, भारत की जो महिलाएँ हैं, भारत की लड़कियाँ हैं, बहुत आगे बढ़ी हुई हैं क्रिकेट में। हाँ, आप कैसा भविष्य देख रही हैं उन लड़कियों को देख कर के और अपने ज़माने के क्रिकेट को देख के? बिल्कुल सर, हमें तो कुछ किसी ने भी प्रोत्साहन नहीं किया कि आप क्रिकेट खेलो, हमारे पास स्वेटर नहीं थे, जूते नहीं थे, हमें खेलने के लिए प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था और मैं दक्षिण भारत की अकेली लड़की थी जो महारानीज़ कॉलेज में पढ़ती थी और मैं पढ़ाई में टॉप करती थी। तो मैं ऐसी चीज़ की तरफ जाती हूँ जो किसी ने किया नहीं। तो मैंने देखा कि मैं 14 गेम खेल भी खेल चुकी हूँ, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कैरम कैरम में भी स्टेट प्लेयर हूँ, बैडमिंटन में भी स्टेट प्लेयर हूँ और क्या है एक एथलेटिक्स में भी और साइक्लिंग में भी अंडमान में जाकर राज्य स्तर पर मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया और एथलेटिक्स में स्कूल में चैंपियन रही, बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द अवार्ड भी मिला। तो कॉलेज में आके देखा मैंने कि नहीं ये तो मिल नहीं सकता मुझे, मैं एक काम करती हूँ क्रिकेट खेलती हूँ। तो ऐसे मारती थी छक्के-चौके की कॉलेज की खिड़कियाँ तोड़ दी मैंने बहुत सारी। और जैसे वो सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठा के घूमते हैं, ऐसे मुझे महारानी की लड़की कंधे पे लेके बहुत घूमती बढ़िया, थी। बहुत बढ़िया। वो सब याद करते तो आँखों में पानी आ जाता है, काश मैं यहाँ रहती तो आज क्या करती मैं। जयपुर का हर एक-एक व्यक्ति मुझे जानता, तो वो दुःख होता है कि हम वहाँ चले गए। लेकिन हम तो आज जितना हम सोच सकते हैं, उस ज़माने में नहीं सोच सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है। संदीप जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी, जी, जी। तो मैं जो पूछ रहा था सवाल भावी पीढ़ी के लिए खासकर हमारी आधी आबादी के लिए जो स्पोर्ट्स में भाग लेने में संकोच करती है या पढ़ाई को लेकर के इतने तनाव में आ जाती है। अच्छा। राजस्थान में एक जगह है कोटा, यहाँ पता हुँ। नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट दबाव में आ जाते हैं पढ़ाई की, जबकि हाँ, केवल एक अमुक एग्ज़ाम ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे अवसर देती है। मेरा सवाल ये है इमला जी से कि आज की लड़कियाँ और लड़के भी स्पोर्ट्स को अगर करियर बनाना चाहते हैं, हम सब जानते हैं, योगेश जी भी जानते हैं कि बड़ा अच्छा मौका है। आप 4-5 साल की उम्र से ही बच्चों को तो खेलते-कूदते बच्चे वैसे ही हैं। उन्हें यदि हम पूर्णतया ढंग से प्रशिक्षण दिलवाएँ कबड्डी का, खो-खो का, क्रिकेट का, लॉन टेनिस का, टेबल टेनिस आदि का, कराटे का, जूडो का, तो हॉकी। उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो मैं पूछना चाहूँगा निर्मला जी से, क्या निर्मला जी भविष्य में अपने जीवन में कोई ऐसी कोचिंग या ऐसी संस्था से जुड़ना चाहेंगी, जहाँ लड़कियों, महिलाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक किया जाता हो, उससे जोड़ा जाता हो? हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जुड़ना चाहूँगी। जो जिस काम से 4 लोगों का भला हो और विशेष तौर पर महिलाओं का भला हो, तो मैं ज़रूर जुड़ना चाहूँगी और अभी आपको बता दूँ कि मैं अभी इतना सब करने के बाद अब मैंने सब कुछ त्याग दे दिया है। जो भी कुछ था मेरे पास मैंने सब दे दिया। जो भी मुझे समाज ने दिया, जो भी मुझे परिवार ने दे दिया, मैंने सब वापस लौटा दिया।
मेरे ऊपर बहुत किसी बढ़िया, का ऋण नहीं है, मैंने अपना देह दान भी कर दिया, तो बहुत अब मैं बढ़िया। बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मेरे प्रिय कवि हैं ऑक्टेवियो पॉज, उनकी एक कविता की पंक्तियां हैं, शब्द हाँ, सेतु हैं, शब्द अनिश्चित हैं हाँ और जी, निश्चित वस्तुओं के बारे में बोलते हैं। वाह! हाँ, शब्द सेतु हैं, शब्द निश्चित निश्चित है। हैं और निश्चित वस्तु के बारे में बोलते हैं, लेकिन वे इस या उसके बारे में जो कहें, वे इस या उसके बारे में जो कहें, वे वास्तव में हमें अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल, वो जी हाँ, शब्दों के माध्यम से कहने बिल्कुल वाले सही विषय सर, जो हम बिल्कुल बातचीत सही। कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं हाँ और जी, जो-जो बातें हम बता रहे हैं हमारे वक्ता आदि लोग, उन सबके पीछे हाँ, शब्द शक्ति है। और मैं जी बताना बिल्कुल, चाहूँगा जैसा हमारा हाँ, नियम है इस प्रोग्राम का कि हाँ, जिससे हमारे देश-विदेश के पाठकगण और जुड़े बढ़ें, कुछ किताबें मैं लेके बैठता हूँ मेरे साथ, हर बार नई किताबें होती हैं। हाँ जी, ये सूरत बदल जिससे आप सभी किताबों को पढ़ सकें और मँगवा सकें, ये सूरत बदलनी बदलनी चाहिए। चाहिए मीनाक्षी जोशी की, बिल्कुल। बहुत अच्छी किताब है और इसमें हाँ, संकलित कविताएँ देश भर के अच्छे कवियों की हैं, मंडलोई जी भी हैं, हाँ जी, जगूड़ी जी भी हैं और इसमें कुछ कविताएँ मेरी भी हैं। मैं हाँ जी, चाहूँगा भाई भावी पीढ़ी इसे पढ़े और अवश्य मँगवाए। दूसरी हाँ जी, पुस्तक है संवेदना की आर्द्रता, ओह! बहुत पुष्पिता सुंदर, अवस्थी हुँ, की पुस्तक है और ये आलोचनात्मक लेखों का संकलन है। इसमें श्रीलाल शुक्ल से लेकर के सभी अच्छा, साहित्यकारों के बारे में उन्होंने अपने हाँ, संस्मरण लिखे हैं और 400 पेज की किताब है, बड़ी अच्छी और अच्छी पुस्तक। ओके। सर तीसरी मुझे नीदरलैंड पुस्तक है ये मुझे पुष्पिता अवस्थी जी नीदरलैंड में रहती हैं और वैसे भारतीय मूल की हैं और प्रवासी भारतीय हैं। बहुत अच्छी और लेखिका हैं, अगले जानी-मानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत ख्यातनाम लेखिका हैं। ख्यातनाम है और अगले महीने भारत भी आ रही है, हम सबसे हाँ, मुलाकात करेंगी, रूबरू होंगी जयपुर में आमने-सामने में बिल्कुल। और मेरे मित्र लेखक हैं बहुत मुझे प्यारे ज्ञान इंसान हैं चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। स्वान, उनका मुझे भी नया एक पुस्तक उपन्यास है देखनी थी। स्वान, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। एक किताब ये मैंने लिखी है नव उद्राव्य समय में आलोचना, ये आलोचना हुँ, की पुस्तक है, इसको भी आप सब पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते बिल्कुल। हैं। और अंतिम किताब जो है एक युवा लेखिका की है, वर्षा नालमे की, आप मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान निवासी हैं, अभिव्यक्त हाँ, संवाद। इसमें इन्होंने राजस्थान का जो फ्लेवर है, हाँ, उसके साथ मालवी भाषा तक के ऊपर लिखा है। इसमें कविताएँ भी हैं, कहानी भी है, लेख भी हैं और सोन हलवे बनाने की विधि भी है। वाह! एक क्या दिलचस्प बात किताब, है। इसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। साथ में मांडू के किले से लेकर के कई ऐतिहासिक किलों की जानकारी भी इसमें मिलती है। सागर में सागर है, योगेश जी की पुस्तक मैं जल्दी भिजवाऊँगा ये वाली, बहुत काम की जी, किताब है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि योगेश जी हमारा कि पाठक बढ़ें, पढ़ें और जुड़ें। इसके साथ-साथ हम अब कुछ सवाल छोटे-छोटे पूछना चाहेंगे निर्मला जी से और अनुरोध है कि वो इसका उत्तर शॉर्ट में ही दें। तो मैं शुरुआत करता हूँ हाँ या जो पसंद है आपके फेवरेट्स, ठीक है? हाँ, तो बोलिए। आपका मनपसंद क्रिकेटर कौन-सा है? मेरे जो मनपसंद हमारे ज़माने के सुनील गावस्कर जी थे। सुनील का, क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्लासिकल लिटिल मनपसंद मास्टर। फ़िल्म एक्टर हाँ जी, फ़िल्म एक्टर फ़िल्म एक्टर सर हेमा मालिनी, वाह! राजेश बहुत खन्ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मनपसंद विलेन, खलनायक खलनायक सर ये विनोद खन्ना। विनोद खन्ना, मेरा गाँव मेरा देश। हाँ, उस ज़माने में वही थे सर। और मनपसंद ऐतिहासिक विभूतियों में से जो महाभारत है, रामायण है, गीता है, अन्य पात्र हैं, कृष्ण युग है, राम युग है, उसमें से हाँ, मनपसंद नायक, नायिका और खलनायक। तो अब इसमें भगवान राम जी, नायक हो गए, बहुत अ, मेरा खलनायक कुछ हाँ, खलनायक ये शकुनी। शकुनी क्या बात है। और सर अच्छा और नायिका सबसे अच्छा एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और वो नहीं नायिका होता तो महाभारत ही नहीं होता। नायिका में कौन नायिका पौराणिक ग्रंथों की नायिका? नायिका सर मुझे सीता ही अच्छी लगती है, सीता बहुत अच्छी त्याग लगती किया हैं। उसने। अच्छा संदीप जी हमारे साथ में सोनू कुमार ने पटना से भी जुड़े हुए हैं, अनीता जी ने वनस्थली से जुड़ी हुई हैं। हम चाहेंगे कि अनीता जी और सोनू जी भी यदि कोई सवाल अपने पूछना चाहें निर्मला जी जरूर से जरूर तो आप दोनों का भी स्वागत है। अनीता जी आपका कोई हेलो, सवाल यदि हो तो? मैं नमस्ते। अनीता बोल रही हूँ वनस्थली हाँ, विद्यापीठ से। वो संस्कृत वनस्थली से। विषय में मैं प्रोफेसर हूँ। बहुत हाँ, अच्छा मुझे लगा। मैं हाँ, वनस्थली विद्यापीठ में पिछले 30 वर्षों से संस्कृत विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और वो आज बहुत मुझे बहुत ही बड़ा अच्छा लगा
हाँ, हाँ, और संदीप जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे आज अवसर दिया और हाँ, मुझे निर्मला जी को सुनने का मौका मिला और हाँ, बहुत ही सरल शब्दों में और युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश आपने दिया, तो सबसे पहले तो मैम आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें भी एक इस मार्ग की ओर प्रवृत्त होने की ज़रूरत है और जो शुक्रिया, प्रश्न सर ने किए थे हाँ, कि महाभारत को नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन रामायण को पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे ये हाँ, लगता है कि युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि जब हम गीता में हम प्रवृत्त होते हैं तो वो तो महाभारत का ही एक अंग है। जी कई हाँ, बच्चे बिल्कुल, ये प्रश्न करते हैं कि महाभारत घर में पढ़ रखने से लड़ाई हो जाती है। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं है क्योंकि वो हुँ, तो उसी का ही एक अंग है। और हाँ महाभारत जी, के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो कुछ जी, कहते हैं यदि हास्ति तद अन्यत्र यद न जो यहाँ पर है वही अन्यत्र है। हाँ जी, यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् जो यहाँ हाँ, नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल, लगता है कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष संसार की हर अच्छाई और हर बुराई हमें हाँ महाभारत जी, में देखने को मिलती है। इसीलिए और ज्ञान का जब विश्वकोश तक कहते हैं इसको। तो जो हमारा उद्देश्य था कि हम संस्कृति के संरक्षण के लिए और साहित्य और संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो हुँ, साहित्य कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। बिल्कुल। पूँछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है मनुष्य की स्थिति अगर उसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कलात्मक सौंदर्य नहीं है। इतना ही कहेंगे कि आज के समय में और जो जिस तरह से बी निर्मला जी ने जो अपनी बात कही और एक बहुआयामी प्रतिभा की जो धनी है, बहुमुखी व्यक्तित्व इनका है, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो समाज सुधार की बात हो, समाज सेवा की बात हो, अध्यापन की बात हो, अध्ययन की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर साहित्य की बात हो, राजस्थानी, हिंदी, कन्नड़ इन सब से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी से आज हमारे दर्शकों ने एक बातचीत का इस जानकारी इन्होंने ली है कि किस तरह से इन्होंने कन्नड़ में एक कन्नड़ भाषी परिवार में पैदा हुई, राजस्थान में पली बड़ी, जयपुर में का गौरव बढ़ाया, क्रिकेट खेली है और फिर कहाँ किस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में चली गई हैं। संदीप जी जो कि मेरे अनुज हैं, बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और इस कार्यक्रम को जब भी हमें कोई किसी चाहे वो मुंबई के बॉलीवुड फिल्म सिनेमा की बात हो वहां से किसी भी इन साक्षात्कार की बात हो, किसी साहित्यकार की बात हो, किसी विश्वविद्यालय की बात हो, मैं संदीप जी को निसंकोच कह देता हूँ भाई जरा अपन कुछ नया प्रोग्राम कर लेते हैं। आपने जो मुझसे साक्षात्कार लिया, सबसे पहले तो मैं संदीप अवस्थी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आज मुझे उन्होंने अपने कर्नाटक से उठाकर मुझे जयपुर के पटल पर मेरे को अंकित कर दिया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। साहित्य के क्षेत्र में मुझे आकर इन्होंने जो स्थान दिया, मैं आपको नहीं भूल सकती सर। और आपके द्वारा आज मुझे योगेश जी का भी परिचय हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आप लोग भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही अच्छे-अच्छे कार्य करते रहे और जितने भी श्रोतागण और मैडम अनीता जी जुड़ी हुई हैं मेरे से, आप सबने सुना, मैम सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत आभार। अंत में मैं कुछ 2 लाइनें 2 कविता ज़रूर, मैं ज़रूर। चाहती स्वागत हूँ जी स्वागत मैंने आपका। टाइम पे अभी 2 लाइन सुना देती हूँ। प्यार प्यार की किरण प्यार की एक किरण काफ़ी है जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। प्यार की एक किरण काफ़ी है जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। आप जैसे महानुभाव काफ़ी है मेरे से साक्षात्कार लेने के लिए मेरे से तो आप वाह! सभी का एक बार फिर से हार्दिक आभार कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और विशेष रूप से निर्मला जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने समय निकाला हमारे लिटकेन चैनल के लिए और हाँ, हमारे साथ में डॉक्टर अनीता जैन वनस्थली से जुड़ी हुई हैं, उनका आभार। भाई संदीप जी मेरे इतने साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, संदीप जी का बहुत-बहुत आभार और फिर हम कोई एक नया कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए लेकर उपस्थित होंगे। हर सप्ताह हम कोई ना कोई नया कार्यक्रम करते हैं। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लिटकेन 2020। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। और ये बातचीत नमस्कार। हमारी कैसी लगी ये हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का और आप प्रतिक्रियाएं हमारे जो लिटकेन यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपको बातचीत पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और
उसमें लाइक भी करें। आप इसी तरह से देखते रहिए। देश विदेश से जुड़े हुए हिंदी सेवियों से हम हर सप्ताह कोई ना कोई किसी बड़े साहित्यकार को लेके आते हैं, तो ये क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ इसी तरह से भाई संदीप अवस्थी जुड़े रहेंगे दूसरे साहित्यकारों को लेकर के। तब तक हम इंतजार करते हैं अगली बार हम किसको लेके आते हैं। आप भी इंतजार कीजिए। नमस्कार।